तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू जीनस के बारे में, जिसका नाम है बॉर्डीटेला। ठीक है, तो बॉर्डीटेला जीनस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिजीज काज करती हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बॉर्डीटेला के बारे में। सबसे पहले जीनस बॉर्डीटेला includes the bacteria that are extremely small, strictly aerobic, non-fermentative and gram-negative कोकोबैसिलाई। ठीक है, तो जो मान लिया बॉर्डीटेला बैक्टीरिया है, मोस्टली कैसा रहता है, स्मॉल साइज़ का, बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। लेकिन इनका जो स्मॉल साइज़ रहता है वो माइक्रोस्कोपी में इन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाता है। मेनली क्या करेंगे, जब साइज़ इसका छोटा होता है तो माइक्रोस्कोप से देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना कह सकते हैं डिफ़िकल्ट रहेगा। इसीलिए जो इसकी मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी को केवल कोको या फिर बैसिलस कहना सही नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, कोको बैसिलाई कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कैसे रहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सट्रीमली स्मॉल हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब हो गया ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या हो, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी लेयर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पहली सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन रहेगी जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरी कौन सी रहती है, आउटर मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम, जो किसकी बनी रहती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी रहती है। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो अगर इनकी स्टेनिंग की जाएगी तो कैसे दिखाएंगे, पिंक या फिर रेड कलर शो करेंगे। कोकोबैसिलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोको बैसिलस दोनों शेप, मतलब इनका जो शेप होगा ना ही पूरी तरह से कह सकते हैं सर्कुलर होगा, क्योंकि कोकस में मोस्टली कैसे आते हैं, सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, राउंड शेप के कह सकते हो बैक्टीरिया रहते हैं। बैसिलस में कौन से रहते हैं, बैसिलस में मोस्टली रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं शेप की बात की जाए तो ना ही कोकस शेप का रहता है और ना ही बैसिलस कह सकते हो। ठीक है, दोनों शेप को मिलाकर कहते हैं, मतलब इसका शेप कैसा होगा, शार्ट प्लम्प रॉड शेप होता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा कोकाई शेप का और थोड़ा सा बैसिलाई शेप का अपीयरेंस रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोकोबैसिलाई शेप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रिक्टली एरोबिक का मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड करेंगे, ऑक्सीजन की ग्रोथ, ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इनके लिए। ठीक है, तो जो इनकी ग्रोथ होगी या मेटाबॉलिज्म होगी, जिनको हम ऑब्लिगेट एरोब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो नहीं करेंगे, केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अगर लेबोरेटरी कल्चर भी करना है तो इनको क्या करना चाहिए, वहाँ पे इनको ऑक्सीजन कंटेनिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसके अलावा नॉन फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, नॉन फर्मेंटेटिव का मतलब बॉर्डीटेला क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि फर्मेंट जब कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी कह सकते हैं नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, वहाँ नहीं बनाएगा। इसीलिए जो बायोकेमिकल टेस्टिंग है, बायोकेमिकल टेस्टिंग में ये कैसा रहेगा, नॉन फर्मेंटेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी पढ़ेंगे और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जी कह सकते हैं फीचर जो रहेगा, जो अदर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होंगे उनसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया पहला कैसा रहेंगे, स्ट्रिक्टली एरोबिक रहेंगे, नॉन फर्मेंटेटिव हो गए, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दीज आर ऑब्लिगेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैथोजेंस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स। तो जो मेनली जो इसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात की जाए या फिर पैथोजेनिक बिहेवियर की बात की जाए, तो ये कैसे रहेंगे, ऑब्लिगेट रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट पैथोजेंस होते हैं। मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे अगर देखा जाए तो बार्डिटेला ये कहाँ रहेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करते हैं। प्राइमरी टारगेट इनका अगर देखा जाए तो कौन सा रहेगा, हमारे ट्रैकिया हो गई या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह सकते हो, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या पूरा एयर पैसेज कह सकते हो। कुछ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल पर ये क्या करेंगे, जाके अटैच हो जाएंगी और वहाँ पे टॉक्सिन्स या फिर जो वायरुलेंट फैक्टर होते हैं उनके थ्रू ये डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगी। और कहाँ किसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इन्फेक्शन केवल वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब हो गया, ज़रूरी नहीं केवल ह्यूमन बीइंग के अलावा भी डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए या फिर कैटल्स हो गए, फिर जितने भी अदर मैमल्स होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये जब वहाँ पे क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। इंक्लूडिंग बर्ड भी कह सकते हैं, बर्ड भी किस में आएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल में आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो देखो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इंटरनल इन्वायरमेंट उनका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका क्या रहता है, इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा उनका बॉडी का जो अडाप्टेशन होगा उसी के अनुसार वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर कह सकते हैं उसी के अनुसार उनका चेंज होगा। कोल्ड ब्लडेड में वहाँ पे अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो उनका टेम्परेचर कोल्ड के अनुसार होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर वहाँ पे जब वार्म इन्वायरमेंट होगा तो वार्म के अनुसार वहाँ पे चेंज होगा। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे जैसा हो, चाहे वो कोल्ड की कंडीशन हो चाहे वो वार्म की कंडीशन हो। ठीक है, वो मेंटेन रहेगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस प्रोसेस। तो होम्योस्टेसिस के थ्रू क्या करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसीलिए देखो जब ठंडक का मौसम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा ठंड होती है तो शेवरिंग का प्रोसेस होता है, कपकपी जिसको कहते हो लगती है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इंटरनल हीट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा हीट का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसमें क्या होगा, एक प्रोसेस होता है स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग से क्या होता है, जो हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, एक्सटर्नल बॉडी, और वहाँ पे स्वेटिंग के थ्रू इवोपरेशन होगा और हमारी बॉडी कूल होगी, कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती। तो इस कारण से क्या होगा, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल में आएंगे। ठीक है, तो बॉर्डीटेला जो जीनस है इसको कह सकते हैं, जो बैक्टीरिया है ये मेनली किसके अंदर डिजीज काज करता है, तो मोस्ट ऑफ केसेज में ये वार्म ब्लडेड एनिमल में डिजीज काज करता है। ठीक है, और वार्म ब्लडेड एनिमल कोई भी हो सकता है। और कहाँ काज करेगा, मोस्ट कॉमन हैबिटेट इसका क्या रहता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द जीनस बॉर्डीटेला कंसिस्ट ऑफ 7 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ विच 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज। तो देखिए, तो जो जीनस बॉर्डीटेला है, बॉर्डीटेला के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी प्रेजेंट रहती हैं, तो मैंने बताया 7 स्पीसीज रहती हैं। 7 स्पीसीज ही रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन अब सभी डिजीज काज नहीं करती हैं। उसमें से 3 स्पीसीज होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, सभी स्पीसीज क्या रहेंगी, पैथोजेनिक नहीं होंगी, केवल 3 स्पीसीज रहती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिजीज काज करने के लिए। अब उसमें कौन कौन सी होती हैं 3 डिजीज, सबसे पहले दीज आर बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, अब बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस क्या काज करेगा, तो क्या काज करता है, हुपिंग काफ काज करता है। ठीक है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। तो सबसे मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए स्पीसीज कौन सी रहती है, तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस रहती है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वहाँ पे डिजीज काज करती है। ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज काज करती है, तो पर्ट्यूसिस डिजीज काज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हुपिंग कफ कहते हैं। लिखा रिस्पॉन्सिबल फॉर हुपिंग कफ आर पर्ट्यूसिस, इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बॉर्डेट एंड गंगू। तो जो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस है, ये पर्ट्यूसिस या फिर जिसको हम हुपिंग कफ कहते हैं, ये काज करता है, इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये कहाँ पे काज होगा, मेनली जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करेगा।
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उस पर अटैच होके वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे कह सकते हैं प्रोलॉन्ग पैरक्स कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे डेवलप हो जाती है। और कफिंग अटैक के बाद क्या होगा, पेशेंट जब सांस लेगा अंदर तेज़ी से सांस लेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, हुपिंग या फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो हुप जैसी साउंड होती है वैसी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, हुपिंग कफ नाम दिया गया है, ठीक है। और अगर इसके डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले इसको बार्डेट एंड गैंगू 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में इसको आइडेंटिफाई किया था या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो इसी हिस्टोरिकल एसोसिएशन के कारण जो ऑर्गेनिज्म है इसको जीनस बॉर्डीटेला में रखा गया, ठीक है। तो बस इतने याद रखना कि इसमें जो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस से क्या काज करता है, पर्ट्यूसिस कहे या फिर हुपिंग कफ कहते हैं। हुपिंग कफ क्या, इसमें जो साउंड रहती है हुपिंग जैसी आती है, इसी कारण से इसको हुपिंग कफ नाम दिया गया है, ठीक है। और इसको डिस्कवरी की बात की जाए तो कौन किया था, बार्डेट एंड गैंगू 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में इसको ऑब्जर्व किया था या आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो अगर उनका पूरा नाम की बात की जाए, पूरा नाम क्या होता है, तो जूल्स बार्डेट होता है और ऑक्टेव गैंगू 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बॉर्डीटेला पैरापर्ट्यूसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज सिमिलर टू पर्ट्यूसिस इन यूनाइटेड स्टेट बाई बर्डफोर्ड एंड सेल्विन 1937, बट द डिजीज इज माइल्डर। तो कहने का मतलब है, देखो जो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस होती है वो भी क्या कर, पैरापर्ट्यूसिस, ठीक है, जो बॉर्डीटेला पैरापर्ट्यूसिस है ये भी क्या रहती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इन्फेक्शन काज करेगी जाके, ठीक है। जो कि बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग में पर्ट्यूसिस काज होता है, बिल्कुल सिमिलर डिजीज यहाँ भी काज होती है, ठीक है। लेकिन जो क्लिनिकल कह सकते हैं प्रेजेंटेशन रहेगा या फिर वो बिल्कुल सिमिलर किसके रहेगा, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के जैसे उसमें डिजीज़ काज करती है, इसमें भी डिजीज़ काज करती है, ठीक है। तो इसी इनिशियली क्या किया गया था, जब डिस्कवर किया गया था तो इसको बिल्कुल उसी में उसी पर्ट्यूसिस ही नाम दिया गया था कि हाँ पर्ट्यूसिस काज करती है, बिल्कुल, क्योंकि उससे डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन बस डिफरेंट इतना है कि ये बहुत ही, इसके जो सिम्टम्स होंगे बहुत ही माइल्डर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बैसिलस बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस है उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं बहुत ही सीवियर रहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सीवियर रहती है लेकिन पैरापर्ट्यूसिस की अपेक्षा। इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे बहुत ही कम अपीयर होते हैं, माइल्डर पर्ट्यूसिस कह सकते हैं, लाइक डिजीज काज होती है, ठीक है। इस कारण से होती सिमिलर है लेकिन वहाँ पे जो इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत ही लो रहते हैं, ठीक। अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो बताया इसको कौन, बर्डफोर्ड और साल्विन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1937 में डिस्कवर किया था यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो जो यूनाइटेड स्टेट का मतलब हो गया जो अमेरिका हुआ था वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और इसके सिम्टम्स बिल्कुल पर्ट्यूसिस जैसे थे, पर्ट्यूसिस लाइक डिजीज़ काज करती थी, इसीलिए इसको नाम दिया है पैरापर्ट्यूसिस, ठीक है। सिम्टम्स सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही अपीयर होंगी, ठीक है। तो ये भी जो बॉर्डीटेला पैरापर्ट्यूसिस है ये भी क्या काज करता है, पर्ट्यूसिस जैसी ही डिजीज काज करता है, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो क्या रहते हैं, माइल्डर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बैक्टीरिया बॉर्डीटेला ब्रोंकोसेप्टिका, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम डॉग्स विथ ब्रोंकोनिमोनिया 1911। तो सबसे पहले जो बॉर्डीटेला ब्रोंकोसेप्टिका है ये एक कह सकते हैं प्राइमरली एनिमल रेस्पिरेटरी पैथोजेंस है, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियली कहाँ पे, डॉग्स में डिजीज़ काज होती है ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है। तो इनिशियली इसको डॉग से ही आइसोलेट किया गया था और उसमें डॉग्स में ब्रोंकोनिमोनिया उसने काज किया था, तो वहीं से इसको
आइसोलेट किया था। अब ब्रोंको निमोनिया क्या होता है, तो मैंने बताया था ब्रोंको निमोनिया में जो इन्फेक्शन होगा मेनली कहाँ काज होता है, ब्रोंकाई और उसके जो सराउंडिंग लंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो एल्वुलाई होंगी या जो सराउंडिंग टिश्यूज होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन काज होता है, ठीक है। तो अब इसके आइसोलेशन, अगर ये आइसोलेट कब किया गया था, 1911 में इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में ओकेजनली इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स। अब देखो जो ये स्पीसीज होती है वैसे तो ह्यूमन बींग में इन्फेक्शन नहीं काज करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉमन पैथोजन जैसे बैसिलस पर्ट्यूसिस हो गया और बैसिलस बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस हो गया, बॉर्डीटेला पैरापर्ट्यूसिस हो गया, उसके सिमिलर ये कह सकते नहीं रहता। ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग के अंदर कह सकते हैं मोस्ट कॉमन डिजीज पैथोजन नहीं होता है। ये प्राइमरली कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में ही डिजीज काज करती है, लेकिन ओकेजनली क्या होता है, ये ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जूनेटिक पोटेंशियल रखने वाला कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग अ कंडीशन रिसेंबल्स टू पर्सन। तो जो अब बॉर्डीटेला ब्रोंकोसेप्टिका है, ये भी क्या करेगी, ह्यूमन बींग में जब इन्फेक्शन काज करेगी तो बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही अपीयर होंगे, रेस्पिरेटरी कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इन्फेक्शन काज करेगा, और जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो पर्ट्यूसिस लाइक अपीयरेंस हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिम्टम्स यहाँ भी अपीयर होते हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड कफ की कंडीशन हो सकती है, या फिर जो अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ भी डेवलप होंगी, लेकिन इसको क्लासिकल ह्यूमन पर्ट्यूसिस कह सकते हैं नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मेजर काजेटिव एजेंट इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर मेजर काजेटिव एजेंट की बात की जाए तो कौन सा रहता है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस रहता है, ठीक है। वही जो मोस्ट कॉमनली रहेगा वही काज करता है। नेक्स्ट एक स्पीसीज होगी बॉर्डीटेला एवियम, ठीक है, बॉर्डीटेला एवियम। बॉर्डीटेला एवियम इज अ पैथोजन ऑफ बर्ड, ठीक। तो ये क्या है, जो बॉर्डीटेला एवियम है, मोस्टली एवियम क्या रहेगा, एवियम पैथोजन है। एवियम पैथोजन का मतलब हो गया ये क्या ह्यूमन के बजाय कहाँ किसके डिजीज काज करता है, बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करेगा जाके, ठीक है। काजेज इन्फेक्शन इन तुर्की पोल्ट्री। तो ये मोस्टली एक कह सकते हैं, अब जो तुर्की था, तुर्कीज में इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है। तुर्कीज एक बर्ड्स रहती है, उसके अंदर ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। तो अब ये डिजीज जो काज हुई मेनली पोल्ट्री में, जो रेस्पिरेटरी डिजीज होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, वेटनरी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण इसे क्या करेगा, पोल्ट्री डिजीज नाम दिया गया, तुर्की पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोल्ट्री जो रहेगा वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज होने के कारण जो वेटनरी या फिर जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से क्या होगा, जो फ्लॉक हेल्थ है या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो अफेक्टेड रहती है, ठीक है। जो चिकन्स जिनको कहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इसमें, बट डज नॉट काजेज एनी इन्फेक्शन ह्यूमन, लेकिन कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन काज नहीं कर सकती, कह सकते हैं ह्यूमन पैथोजन नहीं है। ये किसका है, इसका होस्ट क्या रहता है, तो बर्ड्स होती है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन में बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो मैंने इसमें तीन बताया, तीन मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो कि मोस्ट कॉमन ह्यूमन पैथोजन है, क्या काज करता है, वोपिंग कफ काज करता है जिसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं। और डिस्कवरी की बात की जाए, किसने डिस्कवर किया था, तो बॉर्डेट एंड गैंग्यू ने 1900 में इसको डिस्कवर किया था। दूसरी मैंने बताया बॉर्डीटेला पैरापर्ट्यूसिस जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैथोजेंस है, पर्ट्यूसिस लाइक डिजीज काज करता है, लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं जनरली माइल्डर रहते हैं, ठीक। डिस्कवरी की बात की जाए तो कौन का डिस्कवर किया था, बार्डफोर्ड एंड साल्विन ने 1937 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तीसरी है बॉर्डीटेला ब्रोंकोसेप्टिका। तो ये मेनली क्या होता है, मेनली अगर देखा जाए तो ये एनिमल पैथोजन है, ठीक है। डॉग्स के अंदर ये ब्रोंको निमोनिया काज करता है, लेकिन ह्यूमन के केस में रेयर चांसेस में क्या होता है, रेयर केस में ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जब इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन को तो सिम्टम्स बिल्कुल पर्ट्यूसिस लाइक ही सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये तीन ह्यूमन बीइंग में मेनली डिजीज काज कर सकते हैं। और चौथी स्पीसीज है बॉर्डीटेला एवियम। तो नाम से ही लग रहा है एवियम मतलब एबीज, एबीज में मेनली
में भी जो फाइनल में रहता है उसमें कौन से आते हैं, उसमें आती हैं बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली इसके पैथोजन कौन से रहेंगे, बर्ड्स पैथोजन रहेगा। ठीक है, और ये मेनली किसमें जो टर्कीज रहते हैं उनके अंदर डिजीज काज करती है, और ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज काज नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज थी। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे मेन स्पीसीज जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, बॉर्डीटेला परट्यूसिस। बॉर्डीटेला परट्यूसिस ये मोस्ट कॉमन कह सकते हैं स्पीसीज रहती है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन काज करती है। तो अब इसकी मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप एंड नेचर। स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई विथ स्लाइट प्लियोमार्फिज्म। तो जो बॉर्डीटेला परट्यूसिस है ये क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, बॉर्डीटेला स्पीसीज में जितने भी पैथोजेंस आएंगे मोस्टली उनका जो साइज रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे रहेंगे, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होते हैं। कोकोबैसिलाई मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका जो शेप होगा ना तो पूरी तरह से राउंड होता है, सर्कुलर होता है, ना ही पूरी तरह से वहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, और तो इस कारण से दोनों के बीच का होता है, तो इस कारण से ये कैसा शेप होगा, इसका ओवल भी रहेगा, रॉड लाइक भी शेप दिखेगा और शार्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जो कि किसकी बनी रहती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी रहती है, और जो इनकी सेल वॉल होगी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अपेक्षा थिन रहेगी जो कि इसकी बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इसकी स्टेनिंग की जाएगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो पिंक या रेड कलर के दिखाई देंगे, और वो वहाँ पे पर्पल या वायलेट कलर का, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता तो पर्पल या वायलेट कलर का अपीयरेंस वहाँ पे होता अगर स्टेनिंग की जाती तो। ठीक है, स्लाइटली प्लियोमार्फिज्म शो करते हैं। प्लियोमार्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का शेप फिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, शेप और साइज वहाँ पे चेंज होता रहता है, वेरिएशन उसमें दिखेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लियोमार्फिक नेचर कहते हैं। तो जो बॉर्डीटेला परट्यूसिस होगा उसके शेप में वो हमेशा शेप एंड साइज में हमेशा वेरिएशन जनरली क्या रहेगा, होगा, लेकिन बहुत ही माइल्डर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्लाइट प्लियोमार्फिज्म शो करता है, बहुत ही कम प्लियोमार्फिज्म शो करता है। ठीक है, लेकिन प्लियोमार्फिक नेचर शो कर सकता है क्योंकि इसका जो शेप और साइज होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब साइज़ की बात करते हैं, साइज़ कितना होगा, 0.22 से 0.3 माइक्रोमीटर इंटू 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। तो अप्रॉक्स इसकी जो विड्थ कह सकते हैं कितनी रहेगी, ठीक है, वो रहेगी 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर, और लेंथ 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। तो अब ये साइज़ क्या रहता है, बहुत ही छोटा साइज़ रहेगा इस बैक्टीरिया का। तो अब इसीलिए देखो जो माइक्रोस्कोप रहता है उसके रिजोल्यूशन पावर क्या रहती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उसकी रिजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर तक ही वो उसको देख सकता है। ठीक है, इसीलिए देखो जो लैप्टोस्पायरा मैंने इसके पहले जो पढ़ाया था, लैप्टोस्पायरा उसका साइज़ कितना रहता था, 0.1 माइक्रोमीटर रहता था। ठीक है, तो इस कारण से हम उसको जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था उसके थ्रू हम उसको नहीं देख सकते थे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया था, वहाँ पे किसके थ्रू देखा जाता था, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते थे या फिर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, देखेंगे लेकिन वहाँ पे इतना क्लियरली विजिबल वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इसी वजह से माइक्रोस्कोप में क्लियरली हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्टेनिंग करेंगे, उसके जो स्टेनिंग करेंगे तो उसका जो अपीयरेंस होगा थोड़ा बहुत और अच्छे से अपीयरेंस होने लगता है, और जो माइक्रोस्कोप होगा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, जितना मैग्नीफाई कर पाएंगे मैग्नीफाई करेंगे, क्योंकि जितना मैग्नीफिकेशन करेंगे मैग्नीफाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट की। तो अगर स्लाइट सिंगल इन पेयर्स और स्मॉल क्लस्टर, तो अगर हम वहाँ पे माइक्रोस्कोपी में बॉर्डीटेला परट्यूसिस को देखते हैं तो इसका अरेंजमेंट मैंने बताया था कोई फिक्स नहीं रहता है, सिंगल भी दिख सकता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया कह सकते हैं केवल वहाँ पे अपीयरेंस हो सकता है, पेयर्स में भी ये दिख सकते हैं, या फिर स्मॉल क्लस्टर्स में, मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में भी वहाँ पे अरेंजमेंट इनका
दिख सकते हैं। तो इसीलिए जो इनका अरेंजमेंट होता है कैसा कह सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाँ सिंगल दिखेंगे या फिर क्लस्टर्स में दिखेंगे या फिर अलग अलग वहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी आइसोलेशन, सेल यूनिफॉर्म इन साइज। तो प्राइमरी आइसोलेशन और जो सब कल्चर के बीच में यही डिफरेंस है कि अगर वहाँ पे बॉर्डीटेला परट्यूसिस को सब पहली बार वहाँ पर पेशेंट के जो स्पेसिमेन है वहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया होगा रिलेटिवली यूनिफॉर्म और होमोजीनियस दिखाई देगा। मतलब जो सेल होंगी, सेल का साइज़ और जो उसकी मार्फोलॉजी होगी बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। तो जो ये स्टेजेस रहती है यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म नहीं शो करता है, ठीक है, इस स्टेज पे। तो पेशेंट का स्पेसिमेन अगर हम लेते हैं तो प्राइमरी अगर उसको आइसोलेट करते हैं तो ये यूनिफॉर्म सेल अपीयरेंस इसका दिखाई देगा। अब सब कल्चर की बात करते हैं तो सब कल्चर बिकम प्लियोमॉर्फिक, फिलामेंटस एंड थिक बैसिलरी फॉर्म कॉमन, ठीक है, फॉर्म बिकम्स कॉमन। तो मेनली जब इसको आइसोलेट किया जाता है बॉर्डीटेला परट्यूसिस को, तो बार बार वहाँ पे सब कल्चर अगर किया जाता है तो इसकी मार्फोलॉजी वहाँ पे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया केवल ऐसा नहीं यूनिफॉर्म कोकोबैसिलाई रहेगा, ठीक है, वो केवल अब कोकोबैसिलाई फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि क्या होता है उसका जो शेप होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जब शेप चेंज होता रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में भी अपीयरेंस हो सकता है। कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, थिक होंगे और मोर रॉड शेप्ड दिखाई दे सकते हैं। मतलब कोकोबैसिलाई होता है मतलब कोका शेप कम रॉड शेप्ड वहाँ पे ज़्यादा अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बैसिलरी फॉर्म में वहाँ पे फिलामेंटस शेप में वहाँ पे दिखाई दे सकता है। कुछ होंगे तो वहाँ पे बैसिलरी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, कुछ होंगे वहाँ पे बैसिलरी फॉर्म में दिखाई देंगे। मैंने बताया जैसे थिक होगा रॉड शेप्ड मोर दिखाई देगा। और फिर से अगर रिपीटेड कल्चर सब कल्चर करेंगे तो बाद में उसकी जो मार्फोलॉजी होगी फिर से चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले देखेंगे तब वो यूनिफॉर्म कोकोबैसिलाई के फॉर्म में दिखेगा, बाद में क्या होगा प्लियोमॉर्फिक शो करेगा और फिलामेंटस शेप का दिखाई दे सकता है या फिर थिक बैसिलरी फॉर्म में अपीयरेंस उसका हो सकता है, ठीक है। तो आप अलग अलग उसका अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटेलिटी एंड स्पोर्स की। तो नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग, तो जो बॉर्डीटेला परट्यूसिस होगा कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल का मतलब हो गया ये क्या होगा, अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकता है। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब जब फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो एक्टिवली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे रहता है, नॉन स्पोरिंग रहेगा, ठीक है। तो नॉन स्पोरिंग का मतलब हो गया कि ये जब एडवर्स कंडीशन होगी एनवायरनमेंट में, तो जब एडवर्स कंडीशन होगी उस समय क्या होगा, सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर का प्रोडक्शन नहीं करेगा, एंडोस्पोर का फार्मेशन वहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया हो गया, ठीक। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं उनमें क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनिंग की बात करें तो बाइपोलर मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग विद टॉलुडीन ब्लू। तो अगर हम बैसिलस बॉर्डीटेला परट्यूसिस को हम स्टेनिंग करते हैं तो वहाँ पे ये बाइपोलर मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग करेंगे। बाइपोलर का मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया हो गया उसके दोनों पोल या दोनों एंड कह सकते हो डीपली स्टेन हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस होगा वो दोनों एंड पे वहाँ पे डार्क स्टेनिंग रहेगी और वहाँ पे बाकी लाइट स्टेनिंग रहेगी, ठीक है। मेटाक्रोमेटिक, ठीक है, मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग का मतलब हो गया कि जो स्टेन होगा जिस ओरिजिनल कलर का होगा मतलब बैक्टीरिया, कुछ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स उसके क्या होंगे, एक्सपेक्टेड कलर से डिफरेंट शेप के दिखाई साइड में वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, मतलब उनका जो कलर होगा वो डिफरेंट दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉलुडीन ब्लू बेसिक डाई होती है उसका यूज किया जाता है। तो स्टेनिंग करने के बाद बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे या इंक्लूजन मटेरियल जिनको कहते हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा उनका अपीयरेंस अलग दिखेगा, कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस वो दे सकते हैं, ठीक है।
तो टॉलुडिन बाई ब्लू से अगर हम इसके हम करते हैं, स्टैनिंग करते हैं डाई से, तो वहाँ पे बाइपोलर मेटाक्रोमेटिक स्टैनिंग वहाँ पे अपीयरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्सूल की। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कैप्सूल कल्चर पर इसके आगे की बात करते हैं, क्या कल्चर होता है। ठीक, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।